चलो पहले पेपर देख लो फटाफट। स्टार्ट, गेट रेडी। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 2 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 3 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 4 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 5 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 7 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 8 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 9 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 10 अमेरिका। अमेरिका में थोड़ी सी गलती में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 12 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 13 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 14 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 15 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 16 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 17 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 18 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 19 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 20 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 21 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 22 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 22 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 23 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 24 अमेरिका। कल का सवाल रिपीट हुआ, थोड़ा कई पेपर में देखा रिपीट करके क्वेश्चन दिया है। कल वाला क्वेश्चन है सिर्फ चेंज कर दिया और कई जगह मिला है। ये क्वेश्चन अलग अलग बदल बदल के कई जगह मिला है और देखो कल कराया है। इत्तेफाक की बात है, फिर मिल गया दोबारा। और कितना सिंपल है, तुम्हारे लिए कठिन नहीं है अभी ये, तुम्हें पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा दी थी, है ना। चलिए चलो कोई नहीं, मैं सोल्व कर रहा हूं, जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका एक पैसेज है छोटा सा, है ना। मोस्टली पेपर्स में आता है, ये बैंकिंग में जाता आता है, मेट्रो वाले में आता है और एक एसएससी में आता है। एसएससी 12th वाला दो या ग्रेजुएट वाला दो, कोई सा भी दो, उसमें दोनों में आता है ना। और ये तुम्हारा जो यूपीएससी का सी सेट एग्जाम होता है, सी सेट, यूपीएससी का सी सेट पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग होता है, उसमें भी आता है। उसमें सिर्फ यही आते हैं और कुछ आता ही नहीं है। उसमें अनसीन पैसेज आते हैं, सिर्फ अनसीन पैसेज, इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और पैसेज होंगे। एक पैसेज से 2 क्वेश्चन, एक पैसेज से 2 क्वेश्चन और रीजनिंग होगी और पैसेज होंगे बस, है ना। ये वो उसमें रीडिंग ज्यादा है, वहां रीडिंग स्किल्स ज्यादा चाहिए होती है। यूपीएससी के 2 पेपर होते हैं ना, एक तो सी सेट, एक जीएस। तो जीएस वाले में तो तुम्हारा ये जो जितनी जीएस ये सब आती है, उसमें सिर्फ जीएस ही आती है। उसमें ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, कल्चर स्टडीज, जेंडर स्टडीज, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, सब कुछ घुमा फिरा देते हैं। और जो दूसरा होता है सी सेट वाला, उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 33% नंबर लाने होते हैं बस। जो कट ऑफ बनती है वो पहले पेपर से बनती है। और एसएससी का भी जो होता है, वो जो पहला पेपर तुम्हारा होगा, उसकी कट ऑफ से सेकंड में एंट्री होती है। एसएससी के 2 टायर होते हैं ना। जो मेट्रो का सिर्फ तुम्हारा एक ही पेपर होता है। मोस्टली मेट्रो का अभी एक ही पेपर होता है 200 नंबर का, है ना। मेट्रो वाला जो भी होगा, अब तुम अगर निकले ना, भरना शुरू करो, देखेंगे आगे से, भरो और पेपर में बैठना शुरू कर दो। धीरे 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 हैबिट बनती आएगी, है ना। जो भी फॉर्म निकले ध्यान रखो, 10th बेस वाला, 12th बेस वाला भरो, हर फॉर्म भरो, है ना। जो तुम्हारा टारगेट उस तक पहुंचेंगे। तुम्हारा आईएएस है, आईपीएस है, बैंकिंग है, क्लर्क, टीचर है, जो भी बनना चाहते हो वो भी ठीक है, पर फिलहाल जो निकलना है आप एंट्री करो, भरना शुरू कर दो सब, है ना। अपना लेवल छोड़ दो, क्या है, भरो, उसे बैठो, उसे देखो, समझो और तैयारी अपना तुम्हारी हो ही रही है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है लिसनिंग प्लेस इसमें है a role a listening plays a significant role in interactive process of business transactions, है ना। listening plays a significant role इन दी इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये सिंपल सा छोटा सा पैसेज है और 10 नंबर का है। एसएससी के अंदर 10 नंबर का है। जो डीएसएसबी का देते हैं ना, जो तुम्हारे टीचर बनते हैं, वो पीजीटी वाले में, टीजीटी वाले में नहीं, 10वीं वाले नहीं, 12वीं के जो इंग्लिश के टीचर होते हैं, उसमें क्वेश्चन आते हैं कम से कम आते हैं 10-12, क्योंकि 200 नंबर का इंग्लिश का होता है पेपर, वहां पे जो मेन होता है वो 200 नंबर के इंग्लिश में ये अनसीन पैसेज हो रही है, और बाकी ये एक्टिव पैसिव ये सब आते रहते हैं, है ना। मंडे से थोड़ा सा और तुम्हारा लेवल पढ़ाई का और बढ़ जाएगा, थोड़ा 20 मिनट और बढ़ जाएंगे, क्योंकि मंडे से अब एक्सरसाइज करानी शुरू कर दूंगा मैं, है ना। अब तुम थोड़ा फ्लो में आ चुके हो, थोड़ा थोड़ा तुम एक्टिव पैसिव भी सीखे हो, थोड़ा थोड़ा तुम डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी सीखे हो। तो अब पहली जो एक्सरसाइज होगी वो मंडे से होगी डायरेक्ट इंडायरेक्ट। अब ये जो चल रहा है तो चलता रहेगा, प्लस इसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अभी तो पेपर में करो, फिर अब स्पेसिफिक उसको करेंगे, एक एक पॉइंट लिया जाएगा कि पूरा डायरेक्ट इंडायरेक्ट की जड़, पूरी जड़ समझाएगी क्या है, फिर पेपर में भी आता रहेगा और वो तुम्हारी हो जाएगी, उसके नोट्स तुम्हारे बन जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आता रहेगा, है ना। इसी तरह एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मंडे से डायरेक्ट इंडायरेक्ट शुरू हो जाएंगे तुम्हारे। तो उसमें है ना, इट इनेबल्स ए पर्सन टू गैदर प्रॉपर एंड एक्यूरेट। देखो प्रॉपर आ गया, यहां प्रॉपर आया, प्रॉपर के साथ एक्यूरेट ही आएगा, अयान, है ना। प्रॉपर आया, देखो यहां प्रॉपर। इट इनेबल्स ए पर्सन टू गैदर प्रॉपर में मतलब क्या होता है, प्रॉपर, डू इट प्रॉपरली, सही तरीके से। और यहां पे एक्यूरेट भी आया है ना, बाकी सारे अलग है। एक्यूरेट इसका मतलब कोई सही बात नहीं आ रही है,
एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शुड बी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन है ना, न्यूज, एनी न्यूज, समथिंग टू एक्सचेंज आइडिया, एनी आइडिया दैट इज टू बी एक्सचेंज, है ना, एक्यूरेट, दैट मस्ट बी एक्यूरेट माने बिल्कुल ठीक, रिफाइंड, करेक्ट, अप टू द मार्क, दैट मस्ट बी करेक्ट, ठीक है, एक्यूरेट माने करेक्ट। उसके बाद में है सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द मैटर विद क्लैरिटी, देखो क्लैरिटी भी उसी को एक्यूरेट को शो कर रहा है, सिनोनिम है, एक्यूरेट का सिनोनिम क्लैरिटी, इधर प्रॉपर, है ना, तो तुम समझ लो, अंदाजा भी लगा सकते हो, ये ट्रिक्स है। वैसे ट्रिक्स कभी कभी मोस्टली काम नहीं करती है, ट्रिक्स इंग्लिश में ट्रिक्स काम नहीं कर सकती है, करती है इंग्लिश में तुम्हारी नॉलेज ही काम करेगी, मैथ में काम करेगी, रीजनिंग में काम करेगी, जीएस और इंग्लिश में ट्रिक्स काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी कुछ चीजें आ जाती है कभी कभी कि अनसीन पैसेज में भी ट्रिक काम कर जाती है ना, दो ऊपर की लाइन दो नीचे की लाइन, वो 12th में लिखने वाले तरीके वो सब नाली में बहा दो, दैट थ्रो इन द डस्टबिन और इन द क्वेंच, इन द गटर, दैट विल नॉट वर्क इन योर कॉम्पिटिटिव लाइफ, है ना, कॉम्पिटिटिव लाइफ में ऐसा देंगे अनसीन पैसेज, पढ़ के समझना पड़ेगा, सेंस से निकालना पड़ेगा, इस तरह के अनसीन पैसेज आते हैं, है ना, क्योंकि नौकरी मिल रही है भाई, जिंदगी भर की रोटी, है ना, तो वो 12th वाला नहीं देंगे, यहां से देख के लिख लिया वो तो कहते हैं पास करो निकालो, यहां तो पूरी जान निकाली जाएगी, पढ़ के जब समझोगे, पूरा समझने का, तो वहां से एसेंस निकलेगा कि व्हाई इज डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी का यहां मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखा था पैसेज कल आया था, बड़ा जबरदस्त पैसेज दे रखा था भाई साहब, यूपीएससी का 2024 का पैसेज था, इतना सा 4 लाइन का पैसेज, उसमें 3 क्वेश्चन, 4 लाइन के पैसेज में 3 क्वेश्चन, भाई साहब पूरा हिला के रख देगा वो, पढ़ के देखो क्या लैंग्वेज है, चाहे तुम हिंदी में देख लो इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आता है, पर हिंदी में से गुड बाय टू हिंदी, जस्ट इंग्लिश, इतनी मेहनत उसमें, इतनी मेहनत में कर लो, और ग्लोबल लेवल पे पढ़ोगे इंग्लिश, आपको ग्लोबल लेवल पे काम करेगी, हर जगह जाओगे, है ना। चलिए उसके बाद में है क्लैरिटी आ गई, फॉर दिस ही शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द स्पीकर एंड द टॉपिक he should also concentrate on what is being spoken and then evaluate it with reference to the context। क्या तुम्हारे 12th क्लास में आता था कि पोएम को एनालाइज करो, हमेशा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ही होता है, एक फ्रेज है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इज अ फ्रेज, जैसे होता है ना वो डार्क हॉर्स, डार्क के साथ हॉर्स लग के ही फ्रेज बनेगी, इसलिए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये एक फ्रेज है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मींस के संदर्भ में, उससे रिलेटेड, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट याद रहेगी। तो ये सिंपल आया था बहुत, और ये टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंस में आया है, ये जो अभी 2 साल पहले हुआ था, 2 साल से अभी तक नहीं हुआ है, पीजीटी की पोस्ट की परमानेंट वैकेंसी भी नहीं आई है, तो ये तुम्हारे जो बिल्डिंग वाले में इधर उधर लगे, इस वाले पैसे भी करके लगे होंगे, ये आया था उनके लिए, ये देखो छोटा सा पैसे था पर घुमा दिया हुआ। सीट कितनी थी, 6 सीट थी पूरी दिल्ली में इंग्लिश की, 6 सीट, तो कितने फेल हुए होंगे, कितनों ने अप्लाई करा होगा, कितना टफ कंपटीशन है, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है, और ये बहुत सिंपल पैसेज था, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई वर्ड ऐसा हो तुम्हें ना समझ में आता हो, सिंपल है बिल्कुल, एक एक वर्ड की मीनिंग पता है तुम्हें, है ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, चलिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, कीप समवन आर्म्स लेंथ, मतलब आर्म्स लेंथ, अपनी आर्म को थोड़ा लेंथ करना, मतलब गैप रखना, है ना, किसी से ज्यादा फ्रेंडली ना होना, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, किसी से ज्यादा, जो कहते हैं ना रिजर्व है, अपना बिल्कुल रहता मस्ती में, बिल्कुल उसका टाइट चेहरा रहता है, कभी हंसता नहीं है ना, उस तरीके से सही ऐसे ही रहना चाहिए क्लास में, तो ऐसे ही रहना चाहिए, क्यों, बस आई हैव टू रिसीव whatever is being taught, I just have to receive whatever is being taught here, है। उसके बाद में है they listen carefully to what each other said, देखो each other नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना, the other said, है ना, ये तो तुम्हें पढ़ाई भी था, each वाला, each, है ना, each, everybody, nothing else, तुम भी थे उस दिन तो, है ना, each वाला खूब लंबी क्लास ली थी, पूरा 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में बहुत डिबेट हुई थी, है ना, each, every, everyone, anybody, who else, है ना। उसके बाद है आपका पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कंसर्न अबाउट द ह्यूमन राइट टू लिव विद, देखो राइट टू लिव विद, राइट का संबंध होता है डिग्निटी, जितने भी राइट है वो डिग्निटी देते हैं, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आर अबाउट डिग्निटी, इक्वालिटी, है ना, सोशल जस्टिस, अभी राइट का क्वेश्चन आएगा, है ना, राइट का क्वेश्चन है, राइट डिग्निटी के लिए होता है, डिग्निटी क्या होती है, डिग्निटी मींस, हाँ, डिग्निटी, इक्वालिटी इज अ पार्ट ऑफ डिग्निटी, व्हाट इज डिग्निटी मींस, हिंदी में बता सकते हो, डिग्निटी मतलब होता है सम्मान, इज्जत, one cannot play with the dignity, this is my dignity, I cannot sustain, I cannot adjust with my dignity, मेरी इज्जत का सवाल है, वो डिग्निटी होती है, that is the question of dignity, है ना, याद रखना, डिग्निटी बहुत अच्छा टर्म है, डिग्निटी मींस रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट,
एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। दूसरा वर्ड है डिग्निटी, माने रेस्पेक्ट, इंग्लिश में लिख सकते हो रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट। कि वो जो दलित पीपल थे, दलित, यू नो दलित कौन होते हैं? दलित, हाँ, SC दलित पीपल को है ना अनटचेबिलिटी, ये जो छुआछूत कहते थे, अनटचेबिलिटी, और दे कैन नॉट कम इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, दे कैन नॉट मीट टू अदर पीपल, दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द सोसाइटी, दे यूज्ड टू लिव इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना, दे कैन नॉट कम, दे कैन नॉट ईट, दे कैन नॉट टेक वाटर फ्रॉम द है ना वेल, उनको पानी नहीं ले सकते थे, वो समाज में आ नहीं सकते थे, अगर कहीं से निकल जाते थे तो कहते थे अपने ऊपर पानी डाल लो, आंखों के ऊपर, आंखें साफ कर लो कि हमारी आंखें भ्रष्ट हो गई। दिस लेवल वाज ऑफ द अनटचेबिलिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन, इतना डिस्क्रिमिनेशन था। वो देखते ना लगान, तो हर किसी ने देखी होगी, उम्मीद करता हूं, देखिए ना, देखिए सबने लगान, आमिर खान की, एक बार जरूर देख लेना जिंदगी में, नहीं देखे तो ये तुम्हें असाइनमेंट दे रहा हूं, जाके लगान देखना आज रात को, मैं फिल्म देखने के लिए कह रहा हूं। हाँ, बैट बॉल वाली, उसमें एक कैरेक्टर है कचरा, हाँ कचरा गोला फेंक, वो जैसे भुवन कचरा को छूता है, ए तूने क्या या छूत को छू लिया है, धर्म भ्रष्ट हो गया है, फिर वो वहां स्पीच देता है, बहुत बड़ी स्पीच देता है वो, क्या भैया जी छूत अछूत की बात आप करते हो, जब आप पेशेंट की नाभि देखा तो करत हो, क्या क्या आपका यही शास्त्र सिखावत है आपको, ऐसे ही होता है ना, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन ऑफ अनटचेबिलिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन, क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी, वहां डिग्निटी, और वो फिर 3 विकेट लेता है, हैट्रिक लगाता है ना। अंग्रेज बोलता है वहां से, he is on a hat trick, वो तुम देखोगे वो बैठा होता है वहां से, oh my god he is on a hat trick, तुम वो कैसे बोलता है ना, बहुत सारे इंग्लिश की बहुत फ्रेजेस है उसके अंदर। जब वो कहता है तुम खड़े हो शरद है मंजूर, तो कहता है सर कैट कॉट हिज टंग, ये फ्रेज मैंने लिखवाई भी है, कैट कॉट हिज टंग, इसका तो गला सूख गया है, जवान खत्म, बोलती बंद, कैट कॉट हिज टंग, ये लगान की है फ्रेज, oh my god he is on a hat trick, है ना। और तुम उसमें गाने में देखो, माई हार्ट स्पीक्स द 1000 वर्ड्स एंड आई फील लाइक अ ब्लिस, है ना, उसमें गाने में भी है, माई हार्ट स्पीक्स 1000 वर्ड्स एंड आई फील एटर्नल ब्लिस, द रोजेस स्पाउट स्कारलेट माउथ एंड है ना। तो ये पकड़ो चीजें, वहां से तुम इंग्लिश ही पढ़ सकते हो, कितनी हाई लेवल की इंग्लिश उन्होंने बोली। जब भी मोस्टली जो इंग्लिश पीपल दे वर स्पीकिंग इन इंग्लिश, दिस वाज आल्सो द क्वेश्चन कि जब वो फिल्म का एडेप्टेशन हो रहा था, जब फिल्म बन रही थी, तो क्वेश्चन होता कि जो ब्रिटिश पीपल है, वो जो वो लड़की एलिजाबेथ है, उसमें जो किरदार, क्या जो गाना उसकी जो लिरिक्स है वो इंग्लिश में रखी है या हिंदी में रखी है, तो आमिर खान ने कहा नहीं उसको इंग्लिश में ही रखो, क्योंकि वो इंग्लिश की इतनी हाई क्लास है, वो हिंदी नहीं बोल सकती अच्छी, वो सीख सकती है, और जब अपनी मेन भावनाएं उजागर करेगी तो वो इंग्लिश में ही करेगी। जो आदमी की दिल की मेन भावना होती है वो अपनी मदर टंग में कर सकता है, तो उसको मदर टंग में रहने दो। उधर वो कहती ना गोरी, तुम गाना उस पर्सपेक्टिव से सुनो, दोनों तीनों के पर्सपेक्टिव से सुनो, उधर गोरी के पर्सपेक्टिव से, उधर एलिजाबेथ के पर्सपेक्टिव से, उधर भुवन के पर्सपेक्टिव से, तो तुम देखो किस तरह से मतलब फीलिंग्स को किस तरह उजागर किया गया है। और फिर देखो कितनी हाई लेवल की इंग्लिश वो उसमें, माई हार्ट स्पीक्स 1000 वर्ड्स एंड आई फील एटर्नल ब्लिस, इफ दिस इज लव देन आई फील लाइक दिस ब्लिस, है ना, यही वो हिंदी में तुम समझ रहे जाके, है ना। और बहुत जगह इंग्लिश में बहुत सेंटेंसेस इंग्लिश में आए, है ना। तो उस एक बार देखना तुम्हें मैसेज मिलेगा वहां से। वहां अनटचेबिलिटी, क्वेश्चन ऑफ अनटचेबिलिटी को दूर किया है ना, वो छूत अछूत को पूरा खत्म कर दो, और जब वो फिर खेलते हैं सबके साथ खेलते हैं, है ना। फिर वो वहां पे आता है इस्माइल कैरेक्टर है, इस्माइल कहता है अरे मुझसे गलती हो गई है, एक फिरंगी मैडम भुवन का साथ दे तो, और हम साथ में होने के बाद भुवन पे यकीन नहीं कर रहे, भुवन नमाज का ईमान नहीं कमाया है, मैं इंशाल्लाह तेरे साथ हूं, हम तेरे साथ है, इस्माइल तुम भी आ गए हो, हमरा पलरा बहुत भारी है। तो देखो क्या मतलब इंसानी जज्बात, कितनी बहुत सारे इश्यूज हैं। तुम दलित पर्सपेक्टिव देखना, है ना, दलित पर्सपेक्टिव की कचरों को कैसे वो छूता है, एकदम सब हिल जाते हैं, मतलब कितना डिस्क्रिमिनेशन था। ये डिस्क्रिमिनेशन, डिग्निटी है ये, अब समझ आया डिग्निटी। अब मुझे उम्मीद है जिंदगी भर नहीं भूलोगे डिग्निटी। चलिए उसके बाद देखो ग्रैंडियर वन होता है बहुत चमत्कारिक, इसमें है डी ग्रैंडियर, ग्रैंडियर होता है वंडरफुल, इडियोसिनक्रेटिक, वंडरफुल, ग्रैंडियर होता है इडियोसिनक्रेटिक, 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 इडियोसिनक्रेटिक या वन अमेजिंग, AMAZING, अमेजिंग, इडियोसिनक्रेटिक, ये आ सकती है, इडियोसिनक्रेटिक, अमेजिंग, वंडरफुल, है ना, और कह सकते हो तुम अजूबा, है ना, अमेजिंग, वंडरफुल मीन्स
स्पार्कलिंग, है ना, बहुत अमेजिंग है, मीन्स अनएक्सपेक्टेबल, लेकिन इन दी सेंस इज गुड, इन गुड सेंस, अच्छी सेंस में, इन गुड सेंस, इडियोसिंक्रेटिक, है ना, ग्रैंडियर, अमेजिंग। उसके बाद है भाई डिलाइट का तो पता ही है तुम्हें, डिलाइट होटल जानते हो तुम, डिलाइट, डिलाइट माने मजे लेना, होल में जाके डिलाइट, डिलाइट होल है, डिलाइट, डिलाइट, डिलाइट एंजॉय, एक्सटेसी, क्या अयान, एक्सटेसी, हाई सेंस ऑफ प्लेजर, एक्सटेसी, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, है ना, जॉय, वो 3 इडियट में था जॉय। उसके बाद चलते हैं पोइज माने, चलो इसे छोड़ो, आगे चलते हैं इट्स टाइम टू रिवाइज द सिलेबी। सिलेबी होता है प्लूरल ऑफ सिलेबस, इट्स अ प्लूरल ऑफ सिलेबस, सिंपल है ना, इट्स अ टाइम फॉर द सिलेबस टू बी रिवाइज्ड, इसका ए है, सिंपल है, इसमें 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 ऐसे ही लिखना है क्योंकि पहले इट आया हुआ है, तो उसके बाद टू बी रिवाइज हो गया। उसके बाद दे क्राइड ब्रेवो वेल डन, ये सेंस पकड़ो क्या सेंस है, ये दे क्राइड चीखे, दे क्राइड ब्रेवो, देखो क्राइड का माने रोना भी होता है, क्राई माने, लेकिन यहां क्राइड ब्रेवो आया है, दे क्राइड अलास, अगर होता दे क्राइड अलास, दे डिड नॉट डू वेल, अलास अगर आया था, है ना, ओह आउच, ये आएंगे ऐसे आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, ओह आउच तो होता दुख, सैडनेस, है ना, अलास, ओह आउच, शिट, है ना, बोलते हैं ना, अगर ऐसा आ जाता तो होता मतलब समथिंग डाउन, समथिंग नेगेटिव, लेकिन ये ब्रेवो, ब्रेवो कैसे कहते हैं, ब्रेवो मीन्स शिवेलरिक, जहां शिवेलरिक होती है, जहां बहादुरी होती है, बहादुरी, शिवेलरिक, शिवेलरिक माने बहादुरी, है ना, वॉरियरशिप, शिवेलरी, वॉरियरशिप, सोल्जरशिप, है ना, तो ये ब्रेवो, ब्रेवो होता है एक पॉजिटिव वर्ड, तो यहां पर आना चाहिए दे शाउटेड एंजॉय, यहां लिखो दे शाउटेड, क्राई की जगह होना चाहिए शाउटेड, वो चिल्लाए, यहां से चिल्लाए खुशी के सारे, दे शाउटेड एंजॉय, वे खुशी में चिल्लाए, ब्रेवो माने खुशी में, दे शाउटेड एंजॉय लिखो, दे शाउटेड, SHOUTED, दे शाउटेड एंजॉय, दे शाउट, देखो लिख लो। और एक तो जिनको लिखनी नहीं आती है इंग्लिश, वो जाके 10-10 पेज डेली लिखो, अगर यहां तक आना है, इस लेवल तक, यहां पे बैठने काबिल अगर बनना है, इस क्लास में बैठने काबिल, वैसे तुम बैठते रहोगे पकड़ नहीं पाओगे, छूट जाएगी। लिखना जो मैं बोल रहा हूं तुरंत, इंग्लिश में थोड़ा गलत हो जाए स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं, वो घर पे आके सुधार लो, पर बेसिक तो लिखना आना चाहिए ना। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, और जाके कॉपी में से देख के, किताब में से देख के कम से कम 10 पेज डेली लिखो, देख देख के, 10 पेज से कम मत लिखो, तब तुम लिखने के लेवल पर जाओगे। तुम्हें कोई डिक्टेट करेगा तो तुम गलत भी लिख लोगे, गलत तो घर जाके सही कर सकते हो, इतनी तेज तेज तो सही सब कुछ नहीं लिख सकते, आजकल तो स्पेलिंग में वैसे भी हाइट टाइट है, वो सब एक्सेप्टेबल है, ठीक है, लेकिन लिखना तो आना चाहिए ना। अब तुम रजिस्टर बंदे लिख ही नहीं पा रहे, तो इसका मतलब तुम कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे लिखने का, है ना, लिखना तो होना चाहिए, तो कम से कम 10 पेज तो लिखो यहां पर बैठने के लिए, इस क्लास को कैच करने के लिए, तभी कैच कर पाओगे, लिखना आना चाहिए। बस मेरी 2 ही शर्त है, तुम्हें लिखना और पढ़ना आना चाहिए, खत्म बात, बाकी तीसरा मेरा काम है, तुम्हें क्या करना, वो तुम्हें कौन सी नौकरी लेनी है वो तुम मुझे बता दो, और मेहनत उस लेवल की तुम्हें करनी है, तुम्हें लिखना और पढ़ना आना चाहिए, बस ये शर्त है, लिखना पढ़ना सही, हिंदी और इंग्लिश लिखना पढ़ना सही, है ना, और बाकी तुम सेलेक्ट करो कौन सी नौकरी लोगे, और मेहनत करो, मैं कराऊंगा, ठीक है। घर पे आकर 10-10 पेज डेली, सारा काम छोड़ के इस पे लग जाओ। उसके बाद है आपका, ठीक है, दे शाउटेड एंजॉय, फर्स्ट वाला ए अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका, दे शाउटेड एंजॉय दैट दे हैड डन वेल, ये सिंपल है ना, क्योंकि यहां क्राइड है, क्राइड सेकंड फॉर्म है, सेकंड ये पास्ट इंडेफिनिट है, वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, खूब बता रखा है, बता रखा है, और अभी ये पूरी एक्सरसाइज शुरू होगी, वहां बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट होगा, है ना। चलिए अगला चलते हैं, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1998, समीर ये तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो सबको पता है, कोई ऐसा जिसे नहीं बताओ तो पूछ लो, शर्माओ मत, क्योंकि दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा क्वेश्चन, अब बहुत बार आ चुका, और ये टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है, अगर नहीं, देखो मैंने कल भी समझाया था, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, जिसको समझ, इसको ना घर पे जाके बता देना, ये बैठ के क्वेश्चन टेक घर पे जाके सिखा देना, यहाँ है, जब घर पे आओ इसके पास जाना, ये सिखाएगा, इसको पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ रिले, रिले करो, रिले, रिले देखो ना मैच में, रिले, रिप्ले, रिले, बार बार दिखाओ, बार बार दिखाओ, बार बार दिखाओ, और होल्ड माने रोक दो, है ना, या स्टॉप, होल्ड, होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, एंड लेट मी लव, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, ये किसकी, जॉन डन की पोयम है, ओपनिंग लाइन ऑफ जॉन डन्स पोयम, for God's sake hold your tongue and let me love, and let me love, and let me love, and let me do my work,
and do your work, go to the court and do your activities, but let me do my work on. बहुत बड़ी पोयम है जॉन डन की, जॉन डन। कैननाइजेशन, पोयम का टाइटल है कैननाइजेशन। प्यार को वो करता है, प्यार का पंचनामा, इसको कह सकते हो तुम, कैननाइजेशन। लव को कैननाइज किया गया है ना, या जो भी बात हो ना उसको सीरियसली लेना है। अगर मैं कोई रोमांटिक कोई ऐसी बात करूं, तुम्हें हंसना नहीं है, अपने जज्बात काबू में रखने हैं, है ना, तुम्हें काबू में रखने हैं सबके लिए। कैननाइजेशन, ही कैननाइज लव यार, ये पोयम तुम पढ़ना। कैननाइजेशन बाय जॉन डन, पढ़ना एक बार जाके। जॉन डन, JONN, जॉन DONNE डन, जॉन डन, कैनोनाइजेशन, कैननाइजेशन। गूगल पे डाल लेना, लिख लो भाई, पढ़ना जरूर एक बार, बड़ी बेहतरीन पोएम है भाई साहब। के न, हाँ डबल एन भाई, स्पेलिंग में देख लेना अगर कोई गलती गड़बड़ी हो तो। CANNO, कैननाइजेशन, स्पेलिंग देख लेना है। कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन, कैननाइजेशन बाय जॉन डन। जॉन डन जो है 16th सेंचुरी के ब्रिटिश पोएट थे। ही वॉज द 16th सेंचुरी। ये जो तुम्हारे टीचर है ना, ये DSSB के टीचर, ये उसमें क्वेश्चन आता है DSSB वाले में, जब बीएड वो आई नहीं, दो उसके में आया था ये जो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी कहीं से आता है। एंट्रेंस खुला मैदान है भाई साहब, ये समुद्र है, कुछ भी दे देंगे तुम्हें, सब कुछ करना है, कुछ भी आ सकता है। एंड जब भी तो कहते हैं एंट्रेंस, उसमें उस इतना छोटा सा ये है, तुमने इसमें जगह कैसे बनानी है, यहाँ पूरी भीड़ भरी पड़ी है, इतनों को ही जगह मिलेगी इसके अंदर, इतने सारे में से कैसे आएंगे यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत रखेंगे, ऐसे ऐसे निकल के आना है इसके अंदर। कैननाइजेशन बाय जॉन डन, ठीक है, पढ़ना, इसकी ओपनिंग लाइन ही बड़ी जबरदस्त है। ये हो गया रिले का होल्ड, ठीक है, क्लियर। चलो जी, उसके बाद है विच प्लेट्यूज आर वेरी फर्टाइल बिकॉज दे आर रिच इन ब्लैक सोइल दैट इज वेरी गुड फॉर फार्मिंग, है ना, वेरी गुड फॉर फार्मिंग। ये है बी, डेक्कन लावा प्लेट्यू। देखो ब्लैक सोइल इसकी, ये डेक्कन लावा प्लेट्यू है ना, लावा, और लावा से कौन सी सोइल बनती है, ब्लैक सोइल बनती है, मोनली लावा से, ब्लैक सोइल, BL। यार एक तो कल ये ठीक होंगे, चलो देखो, है ना, डेक्कन लावा, इसमें जो है लावा से जो बनती है ब्लैक सोइल बनती है, लावा, LAVA, लावा से बनती है ब्लैक सोइल, BLACK, ब्लैक SOIL। तुम्हें मिट्टी सब पढ़नी पड़ेगी, है ना, रेड सोइल, ब्लैक सोइल, एलुवियल सोइल, है ना, लेटराइट सोइल, है ना, पढ़ी होंगी तुमने, है ना। तो ये ब्लैक, और सबसे ये बहुत उपजाऊ किसके लिए होती है, कॉटन, वेरी गुड, COTTON। और कॉटन कौन सी क्रॉप है, रबी खरीफ जायद, अब ये तुम्हें बताना, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें लिखो है, घर जाके पर रिवाज करना, देखना विच क्रॉप, है ना, रबी जायद पढ़ा रखा ना, हाँ पढ़ा रखा ना, द गैप फिलर, लावा, ठीक है। और लावा तुम्हें पता ही है, वो मैंने तुम्हें पता पढ़ाया भी था, है ना, कहां से निकलता है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव क्या था उसके आगे, एक्सक्लूसिव वोल्केनो लैंडफॉर्म्स, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इधर देख लो, एक्सक्लूसिव वोल्केनो लैंडफॉर्म्स, इंट्रूसिव वोल्केनो लैंडफॉर्म्स, पढ़ाया था ना, चित्र बना के पूरा इस तरह से बनाई थी एक पेंटिंग्स, यू करके जो अंदर ये यहां से निकलता है, इसको क्रेटर बोलते हैं ना, तो उसमें याद है, ये देखो रिपीट, ये उससे रिलेटेड हो गया, एक आगे या एक पीछे क्वेश्चन में होता है। अब उसने लावा क्वेश्चन में दिया है, अब लावा से ब्लैक सोइल बनती है, ब्लैक सोइल से जाता है कॉटन के लिए, कॉटन कौन सी है, क्रॉप है, वो मैंने लिखवा रखा है, वो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। लिख लो, इसे लिख लो फटाफट फटाफट, लिखो लिखो, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ, और मोस्ट फर्टाइल सोइल इन इंडिया, क्वेश्चन आ चुका है, ये यूपीएससी में आया था क्वेश्चन, मोस्ट फर्टाइल सोइल इन इंडिया, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोइल दैट इज मोस्ट फर्टाइल इन इंडिया, हाँ, इसे उतार लो, फटाफट उतार लो। और इसे ना, इसे रेगर भी कहते हैं, रेगुर, REGUR, रेगुर सोइल भी कहते हैं इसको, ब्लैक को रेगुर सोइल, है ना, मोस्ट फर्टाइल सोइल, बिठा दू मोस्ट फर्टाइल सोइल इन इंडिया,
एलुवियल सोइल, मोस्ट फर्टाइल सोइल इन इंडिया, एलुवियल सोइल। लिख लो, ये क्वेश्चन लिखो जल्दी। मोस्ट फर्टाइल, कहीं अलग साइड में, मोस्ट फर्टाइल सोइल इन इंडिया। फर्टाइल माने उपजाऊ, सबसे उपजाऊ मट्टी। तुम्हें फर्टाइल ही देखना, मोस्ट फर्टाइल लिख लो, मोस्ट फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल, फर FERTILE, मोस्ट फर्टाइल इन इंडिया, मोस्ट फर्टाइल इन इंडिया, एलुवियल सोइल, है ना। हाँ चलो इतना ही बहुत है इसमें, बस मिटा दो। रेड सोइल इंडिया में कितने परसेंट है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेड सोइल इन इंडिया? ये क्वेश्चन आ चुका है SSC CGL में, है ये SSC CGL में लिखे 18%। रेड सोइल इन इंडिया 18%, ये आ चुका है, SSC का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी लिखो, बहुत तेजी से लिखो, लिखो देख के। 10-10 पेज घर पे, 10 पेज देख के घर पे। अगर राइटिंग स्किल थोड़ी सी हल्की है, स्पीड नहीं लिखने में, तो अगर जिसकी है उसे भी, सबके लिए। अब इतनी मेहनत मैंने कर ली कि अब सबके लिए 10-10 पेज दे ली। मैंने तो कह दिया, बाकी मर्जी तुम्हारी है। जो अमल करेगा उसे तो, वो तो बन जाएगा हीरो से हीरो, हीरो से हीरो। उसके बाद है भाई, कौन सा क्वेश्चन था हमारा? हाँ चलो, इन विच ईयर वॉज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? इट वॉज इन 1972। इट वॉज इन प्रोजेक्ट इंडिया, इट वॉज इन 1972। देखो 1985 भी इसमें, 1985, 1985 में बहुत बड़े। एक तो 1984 में भी आ जाओ, 1984 फिर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा 1984 में क्या हुआ? पढ़ लोगे? एसेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, 1984 एसेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी लिख लो, आ सकता है। उसके बाद 1985 में दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई। ऑप्शन में है ना 1985, क्यों दे रखा है? जो भी ऑप्शन में उसमें ढूंढो। एक तो वो असम कोड, ASSAM, असम कोड, CORD, और एक हुआ तुम्हारा, लिख लो इसको, एसेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। क्या एसेसिनेशन माने मर्डर, असम कोड, कोड माने क्या होता है? कोड, कोड माने नहीं, ये है असम अकॉर्ड, अकॉर्ड, ACCORD, अकॉर्ड माने क्या होता है? एक हुआ है नहीं, एक असम अकॉर्ड, दूसरा क्या हुआ था 1950 में? पंजाब अकॉर्ड है, ACCORD, अकॉर्ड। अकॉर्ड आ सकता है सिनोनिम इंग्लिश में। ये दो घटना हुई थी 1950 में, बड़ी, हिंदुस्तान में हिला कर था राजीव गांधी के टाइम पे। राजीव गांधी वो प्राइम मिनिस्टर, PM राजीव गांधी, ठीक है। असम अकॉर्ड और पंजाब अकॉर्ड। देखो असम अकॉर्ड, अकॉर्ड माने होता है एग्रीमेंट, अकॉर्ड माने एग्रीमेंट, जैसे किराएदारी का एग्रीमेंट, जैसे सिक्योरिटी का एग्रीमेंट, ऐसे ही एग्रीमेंट हुआ था। असम अकॉर्ड, इसका क्या मकसद था? असम अकॉर्ड हुआ था कि बंगाल से, सॉरी बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट आते थे, टू प्रोहिबिट द एंट्री ऑफ इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश। लिख लो इलीगल इमिग्रेंट, इट वाज अबाउट इलीगल इमिग्रेंट। असम अकॉर्ड वाज अबाउट इलीगल इमिग्रेंट, and Assam people was concerned about their culture, their language, their identity, their history and their city। और सबसे पहली बार सिटीजनशिप एक्ट आया, सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट सबसे पहली बार यहां पर अमेंड हुआ था, सिटीजनशिप एक्ट, कि बहुत सारे बांग्लादेशी आ जाते थे और वो कहने लगे असम के लोग कि दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर कल्चर, दे आर चेंजिंग आवर कल्चर and they are overwhelming us, they are overwhelming our language, our culture, our identity, our tradition, है ना। वो लोग हमारी कल्चर, हमारी आइडेंटिटी को खत्म कर रहे हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ रही है बांग्लादेशियों के आगे। असम का मेन जो कोर खत्म हो रहा है। असम का डांस कौन सा है? कथकली उत्तर प्रदेश का है। चलो कोई नहीं, अभी तुम इसे देख लो। सिटीजनशिप एक्ट अमेंड हुआ था पहली बार, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप। चलो अभी आएगा, टेंशन मत लो, सब आएगा, घुमा फिरा के आएगा, भी आएगा, लिखो, ठीक है। असम अकॉर्ड और पंजाब अकॉर्ड में क्या हुआ था? अकाली दल की डिमांड थी
फॉर पंजाब स्टेट अकाली दल, ये अकाली दल से रिलेटेड है। इट इज रेडी टू अकाली दल, अकाली जी, हाँ अलग देश की नहीं, कुछ इनकी मांग थी पंजाब को लेकर, अलग देश भी मांग रहे थे। हाँ तो ये अकाली दल था, ये अकाली दल से पंजाब अकॉर्ड वाज रिलेटेड टू अकाली दल, और असम अकॉर्ड वाज रिलेटेड टू इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश। लिख लो एक एक चीज, इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश, और असम की ये सारी चीजें, असम की आइडेंटिटी, असम की कल्चर है ना, मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो उसके बाद अगला देखो क्या है। उसके बाद 97 है, सी है 97। 97 में क्या हुआ, बहुत बड़ी घटना हुई इंडिया में, बहुत बड़ी चीज हुई। हाँ 1970 1970 क्या हुआ 1970 में? ऑप्शन में है तो भाई कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि अब ये आ चुका है, जो आया वो तो नहीं आएगा, अब इससे आएगा, अब इससे आगे का हम सोचे क्या आ सकता है। महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1970। समझ में आ रही है इंग्लिश? सिंपल है, एस्टेब्लिश जानते हो है ना। महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड एक्ट लिखो, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र MAHARASTRA, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र लिखो, लिखो हर हालत में लिखो, मैं देखूंगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1970। 1970 में महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्थापित किया गया। 1970, ये सी ऑप्शन जो है लिख लिया। महाराष्ट्र क्या है समीर? महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1970, ठीक है। 1985 में असम कोड हुआ, असम अकॉर्ड, असम अकॉर्ड और पंजाब अकॉर्ड। असम अकॉर्ड इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश, और असम आइडेंटिटी, असम कल्चर, असम सिटीजनशिप। पंजाब अकाली दल, बहुत फेमस है यार अकाली दल तो, है ना। और उसके जो हेड थे उनको 1 साल बाद ही मार दिया गया था। चलिए इसमें और है, हाँ 1972 में एक घटना और घटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ए ना नंबर 1 तो ये कि इन विच ईयर वाज द प्रोजेक्टेड टाइगर लॉन्च इन इंडिया 1972। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बड़ा है। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का मतलब वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WILD, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों की जिंदगी को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होता है, बचाना, प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, जंगली जानवरों की लाइफ को बचाना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद एक चीज और घटी 1986, 85 तो हो गया, 86 में भी बड़ी घटना घटी, सॉरी 1986 में बड़ी घटना घटी। क्या घटी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, याद रहेगा क्या मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का? जंगली जैसे हाथी है, शेर है, चीता है, बर्ड्स, जितने भी है वाइल्ड लाइफ, ये उनकी भी तो जीवन है। राइट फॉर द बर्ड्स, राइट फॉर द एनिमल्स, है ना, राइट फॉर द अदर स्पीसीज अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अलावा और जीवों की भी जिंदगी तो है ना, उन सब के लिए। इसमें हुआ एनवायरमेंटल एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल लिख लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, इतना टाइम नहीं है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बहुत तेजी से करना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कल तुम्हें नेशनल पार्क खूब पढ़ाए थे। हाउ मेनी नेशनल पार्क इन इंडिया टोटल? हाउ मेनी नेशनल पार्क इन इंडिया?
107 है टोटल नेशनल पार्क इंडिया में, 107 है। सबसे बड़ा को क्या कहेंगे इंग्लिश में? है वेरी गुड, लार्जेस्ट, LARGEST। और सबसे छोटे को क्या कहेंगे? इसको SMALLEST। लार्जेस्ट कौन सा है? हेमिज, ये नहीं पढ़ाया था। हेमिज नेशनल पार्क लिख लो, हेमिज नेशनल पार्क। हेमिज नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। हेमिज नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। हेमिज नेशनल पार्क लार्जेस्ट 1981 में बना था ये। हेमिज 1981 में। हेमिज नेशनल पार्क, हेमिज HEMIS, हेमिज नेशनल पार्क 1981। और ये है कहां? लद्दाख। ये बहुत पूरे साउथ एशिया में, इंडिया में नहीं, पूरे साउथ एशिया में ये है सबसे बड़ा। हम इंडिया के लेवल पे अगर आता है तो हेमिज HEMIS, हेमिज नेशनल पार्क पूरे साउथ एशिया में, इंडिया में तो है। और 1981 में बना था। और कहां है? लद्दाख, LADAKH, लद्दाख, है ना, लद्दाख। उसके बाद है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है साउथ बटन। साउथ बटन नेशनल पार्क, ये कहां है? साउथ बटन नेशनल पार्क लिख लो। साउथ बटन ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, 5 किलोमीटर में है सिर्फ। ये भी लिखना कितने किलोमीटर में, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि छोटा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, 5 किलोमीटर के एरिया में, बस 5 किलोमीटर छोटा था बिल्कुल, ओनली 5। ये 1987 में बना। साउथ बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क 1987 में एस्टेब्लिश हुआ, 5 किलोमीटर में फैला है। और उसके बाद क्या हो सकता है? कहां है? हाँ, लोकेटेड, वेरी गुड, लोकेटेड। लोकेटेड माने जगह। वेयर इट इज लोकेटेड? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार लिख लो भाई, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा तुम्हें। लिखना जरूर है, चाहे कैसे भी लिखना है। अगर तुम लिख नहीं पा रहे तो तुम पीछे हो रहे हो, अपने क्लासमेट से पीछे हो रहे हो 5 साल। अगर आप लिख नहीं पा रहे तो 5 साल पीछे मान लो अपने आप को, एक ही क्लास में। ठीक है, मजा आ गया? भाई घर पे बता के आया करो कि मैं क्लास में आया करो, तो मुझे फोन मत करना और ना मुझे कोई बुलाना, बिटा दूं। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिज। कहां है? स्मॉलेस्ट कहां है? कहां पे, कब बना था? हाँ, बहुत बढ़िया, याद हो गया, अब नहीं भूलोगे। चलो उसके बाद है, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अच्छा, ऐसा कौन सा स्टेट में कोई नेशनल पार्क ही नहीं है इंडिया में? नेम द स्टेट इन विच देयर इज नो नेशनल पार्क इन इंडिया। नेम द स्टेट, देखो, और बहुत बड़ी स्टेट है। नेम द स्टेट इन विच देयर इज नो, हो सकता ना ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेट इज डज नॉट हैव एनी नेशनल पार्क। पंजाब अगले ऑप्शन में आ रहा है। चलो ठीक है भाई, आगे चलो। हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। पल्सेस माने दाल है, बहुत बढ़िया। कौन सा है? मध्य प्रदेश है, सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आएगा भी, ये आएगा, सेम ही आएगा ये क्वेश्चन। ये जब भी आया ऐसे ही आया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो उठा के रखते हैं कि सेम लो, ये लो गिफ्ट, पेपर में आयो, आने का गिफ्ट ले लो, वो सभी ठीक करते, ये सेम आएगा, इसे याद कर लेना। पल्स, मध्य प्रदेश। और कौन सा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में? हाँ, कल ही बड़ा था, नन्हा काना। कहां के, किसके पास है जिस पे लेटते हो? खटिया गेट। कहां पर है? मध्य प्रदेश में तो है ही। डिस्ट्रिक्ट घर पे आके रिवाइज करना। चलो, मैंने 3 बार बता दिया आज तुम्हें। और कब बना था? बहुत बढ़िया अनस, वेरी गुड, नाइस। चलिए, इसमें है जी हमारा ये, देखो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? मध्य प्रदेश। ठीक है, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है। हरियाणा तो है ही बहुत बड़ा अपने आप में। बिहार मगध था पहले, बिहार का ना, बिहार की लंबी हिस्ट्री है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये इसकी अलग क्लास हो गई है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये बार-बार आ चुका और आएगा, और पेपर में ऐसे आएगा जैसे बार-बार पेपर में। कौन सा है? आर्टिकल 14। और आर्टिकल 13 में क्या है? देखो लिख लेना आज। हाँ, ये तुम्हें पूरे ना 14 से 11 से
12 से और 32 तक पढ़ना। मैंने तुम्हें बताया था 32 में चेंज हुआ है, 31 32 में चेंज हुआ है। हमारे ऑप्शन में दे रखा है भाई, अल्लाह तुम्हारा भला करे, 13 आर्टिकल 13 है फंडामेंटल राइट्स, इट्स अबाउट फंडामेंटल राइट, लिख लो। फंडामेंटल राइट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये ए मतलब आर्टिकल है भाई, ए मतलब आर्टिकल है ना, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आर्टिकल 14 तुम्हें पता ही है, हमारे ऑप्शन में आ गया। उसके बाद है आर्टिकल 15, आर्टिकल नहीं हाँ 15 है। आर्टिकल 15 और 16 दोनों में सेम है ना, आर्टिकल 15 और 16 सेम है। अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, किस किस चीज का हो सकता है, किस किस चीज का हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, एनीथिंग, ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज क्या, हाँ ऑन द बेसिस, बता दो ना, जेंडर, कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, है ना। कहते हैं ना बकरा थे बकरा क्यों काटते हो, फिर मुसलमान कहते हैं तुम बलि क्यों चढ़ाते हो, है ना, बेकार की बात है। कोई कहता है कि मलयालम ज्यादा अच्छी है, कोई कहता है हमारा पंजाब, कोई कहता सिर्फ बिहार है, बिहारी है, एक बिहारी सौ बारी, है ना। कोई कहता दिल्ली दिल वाले होते हैं जी, कलकत्ता कंगालों का, बिहार है ना, दिल्ली दिलावर की, कलकत्ता कंगालों का, बम्बई पैसे वालों का, गाजियाबाद किसका। अच्छा ये 15-16 का, उसके बाद कौन सा बचा भाई, 17, बड़ा बेहतरीन है भाई साहब, भूलना मत जिंदगी में। आर्टिकल 17 बताओ क्या ये, वेरी गुड, एबॉलिश अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अन TOUCH टच BILITY, अंट भाई स्पेलिंग आजकल ऐसी मामला, अनटचे, अनटचे, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी। कहाँ डी, कहाँ पे, अच्छा हाँ डी, डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई हो तो घर पे आकर रिवाइज करोगे तो उसमें ठीक कर लेना, फेयर पे स्पेलिंग। इतना काम तो तुम भी कर लोगे, सारे मुझसे करवाओगे खुद तो कुछ भी कर लो जाके, खुद तो करोगे ना, हाँ यार तो गलत है, तो स्पेलिंग सुधारोगे, एक तो याद ज्यादा हो जाएगी जल्दी। हाँ इसमें गलती से याद। एबोलिश माने तुम्हें बता रखा है, आ चुका है, क्या होता है एबोलिश माने, अनस कोई दूसरी मीनिंग इंग्लिश में बताओ। बायकॉट अलग चीज है, एबोलिश अलग चीज है, बायकॉट भी सिनोनिम हो सकता है पर बहुत एक्यूरेट नहीं है। बायकॉट होता छोड़ देना, बायकॉट इट नहीं, कल भी यूज हुआ था भाई साहब। अनस तुम्हें तो मैंने कई बार बताया, अयान तुम्हें भी याद है, डिकंस्ट्रक्शन, डिबंक, डिसमेंटल, डिकंस्ट्रक्शन, डिसमेंटल, विस्फोट, है ना, उसे तबाह कर देना, डेमोलिश, एबोलिश, डेमोलिश, है ना, एबोलिश, डेमोलिश, डिकंस्ट्रक्शन, डिबंक, ठीक है भाई। ये आर्टिकल 17 एबोलिश अनटचेबिलिटी, इसे याद रखना। और बानू मुश्ताक की राइटिंग में भी अनटचेबिलिटी, क्वेश्चन ऑफ अनटचेबिलिटी, दलित, ये दलित से रिलेटेड है, दलित, अनटचेबिलिटी दलित से रिलेटेड है ना, दलित। और बानू मुश्ताक की कहानियों में भी है, बता दें तो बानू मुश्ताक बंदा साहित्य मूवमेंट से रिलेटेड। बानू मुश्ताक मैंने तुम्हें किताब भी दिखाई थी, जिसमें मैंने छोटा लेक्चर बनाया, तुम्हारे ग्रुप में शेयर किया था, सुना था किसी ने, बार छोटा सा लेक्चर ग्रुप में भी शेयर किया, सुना था, सुन लेते, सुन लिया करो, अभी मत निकालो, अभी मत निकालो, चलो आज कर दूंगा हार्ट लैंप पर, हार्ट लैंप पे लेक्चर डाला है मैंने बना के, वो इससे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस बार ये मेरा वादा है, इस बार जो भी हिंदुस्तान में एग्जाम होगा ना, बानू मुश्ताक के बिना पेपर नहीं बनेगा, घुमा घुमा के। क्यों, बानू मुश्ताक ने बहुत बड़ा अवार्ड हासिल करा है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, एक लेडी को और इंडियन को, और एक मार्जिनलाइज सोसाइटी से, एक कन्नड़ सोसाइटी से, जो मेन स्ट्रीम के राइटर नहीं है, ट्रांसलेटेड वर्क में मिलना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पूरे वर्ल्ड में कितने बड़े बड़े राइटर हैं, सबको बीट करने के बाद बुकर प्राइज मिलना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला और लेडी को मिला है। इसलिए बानू मुश्ताक हर टेस्ट में आएगी, और उसका क्वेश्चन आएगा बंदा साहित्य मोमेंट से, शी इज रिलेटेड टू बंदा साहित्य मोमेंट, लिख लो, बानू मुश्ताक इज रिलेटेड टू बंदा साहित्य मोमेंट, बानू मुश्ताक, बानू
BANU, बानू मुश्ताक, मुश्ताक, ठीक है, बानू मुश्ताक, बानू मुश्ताक, बंदा साहित्य मूवमेंट, बंदा, बंदिया साहित्य, बंदा साहित्य मूवमेंट, बंदया, बंदया साहित्य, यहां पे भी ए आएगा, BANDAYA, बंदिया साहित्य मूवमेंट। इट वॉज एंटी स्टेट, दिस मूवमेंट इज एंटी स्टेट, रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, एंटी स्टेट, रिजेक्शन, लिखो, लिखना है, लिखा हुआ देखना है मुझे, लिखो, ये लिखो, रिजेक्शन ऑफ एंटी स्टेट, रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, एफिलिएशन माने मैं लिखू रिजेक्शन, देखो अमीर तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, इससे 100% क्वेश्चन आएगा, हर एग्जाम में आएगा और कंपटीशन के। रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, एंटी स्टेट, लिखो सी क्वालिटी, एंटी स्टेट, पीपल्स मूवमेंट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें। और यह ऑपरेशन, इट वाज अगेंस्ट ऑपरेशन, ये सारे इसके अंदर है, ये इन सबसे रिलेटेड है, बंदे साहित्य में इन सबसे रिलेटेड है। इक्वलिटी का डिमांड करता है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की मांग करता है, अनटचेबिलिटी को डिमोलिश करता है ना, आर्टिकल 17 को फॉलो करता है, औरतों के लिए न्याय की मांग करता है, डिग्निटी की मांग करता है, बराबरी की मांग करता है। चलो भाई, उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट गल्फ कोस्ट ऑफ इंडिया सिचुएटेड? कोलकाता, कलकत्ता की बात कर रहे थे ना, आ जाएगा कलकत्ता, फर्स्ट गोल्ड क्लब कलकत्ता। उसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश कथक, तमिलनाडु भरतनाट्यम, लिख लो, उत्तर प्रदेश कथक, उत्तर प्रदेश में है कथक, कथक, KATHAK, कथक, KATHAK, कथक, यूपी, राजस्थान में भी है लेकिन कथक, लेकिन दोनों के पैरों की स्टाइल का डिफरेंस है, यहाँ पे पैरों का स्टाइल अलग होता है, वहां पैरों का स्टाइल अलग होता है डांस करने का। तो ये वाला कथक जो है यूपी में है ना, कथक राजस्थान में भी है लेकिन वहां पैरों का स्टाइल अलग है, यहाँ पर। और डांडिया, गरबा, गरबा गुजरात में है ना, गुजरात में गरबा, डांडिया ये गुजरात के। उसके बाद हमारा ये तमिलनाडु में भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, BHARATANATYAM, भारतनाट्यम। और कश्मीर का है रॉफ डांस, ROUF, रॉफ, कश्मीर में रॉफ, ROUF, रॉफ डांस। और यहां पे है धुमल, DUMHAL, धुमल डांस, रॉफ डांस, धुमल डांस। और एक है बाण थिएटर, बाण थिएटर, बाण पत्थर थिएटर, पत्थर, बाण, BHAND, बाण, BHAND, बाण, कश्मीर का है बाण, BHAND, बाण पत्थर, PATHER, पत्थर थिएटर, बांड पत्थर थिएटर कश्मीर का है, बांध पत्थर थिएटर। पता है ये फोक थिएटर है, वहां का फोक थिएटर है। कश्मीर में गाना गाते ना, महाराजा महाराजा, ये कश्मीरी है, महाराजा महाराजा मेरा महाराजा। कश्मीरी शादी में ऐसे गाने गाते हैं वो जो राजी की जो ओपनिंग लाइन है वो कश्मीर की है थोड़ी सी। क्या किस तरह वो, हाँ, लचके से खान मॉस्क्यो, डेस्पेरिस्कार मॉस्क्यो, वो कश्मीरी है थोड़ा सा। और रॉक स्टार अगर देखी हो तो कश्मीर की थोड़ी सी वहां भी झलक है। रॉक स्टार में देखी किसी ने रॉक स्टार फिल्म? रॉक स्टार, उसमें भी कश्मीरी फिल्म की झलक है, कश्मीरी कल्चर की झलक है। रॉक स्टार मूवी, हैदर, हैदर में भी थोड़ी सी झलक है। चेन्नई एक्सप्रेस में कश्मीर कहाँ है? आरजू फिल्म में, आरजू में, पुरानी आरजू में, पुरानी आरजू राजकुमार की। अच्छा चलो उसके बाद है, हाँ, एक है बाण थिएटर, एक है बाण, बाण, ये बांड थिएटर, ध्यान से सुन लो अंतर, ये परेशान करेगा आएगा। ये है बांड थिएटर है कश्मीर, और बाण थिएटर है असम। बाण, BANN, बाण, BANN, बाण है असम, ASSAM असम, BAN, BAAN, बाण, BAN, बाण, बाण, बाण थिएटर है असम।
और बांड थिएटर है कश्मीर, बांड, ये बांड BHN बांड थिएटर कश्मीर, और बांड थिएटर असम। यह है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, दिस इज इंडियन आर्ट एंड कल्चर। चलो उसके बाद में देखते हैं हम आगे। 2 मिनट सांस ले लें, 2 मिनट के लिए बस, एक बार थोड़ा तुम रिवाइज करो, देखो जरा कुछ छूटा तो नहीं, उतार लो जल्दी से, अगर कुछ छूट गया जल्दी उतार लो, 2 मिनट का गैप है। उतार लिया सुहेल? उतारो उतारो, जिसका नहीं उतारो उतार लो फटाफट। अच्छा कर ली रीजनिंग, कर ली पूरी, सोल हो गई? 2 मिनट में चलते हैं। मिटा दो इसको। आर्टिकल 17 एबोलिश, क्या एबोलिश? नहीं, अनटचेबिलिटी, वो तो 16 और 15 है। डिस्क्रिमिनेशन तो 16 और 15, 15 और 16। अफान का गायब हो गया, अफान, वो तो कि मेरा तो सर एक भी क्लास नहीं छूटेगी, ये है वो है। मैं कहा चलो भैया कोई बात नहीं। यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। एक एसएससी का है और एक बैंकिंग का है, ऊपर वाला एसएससी नीचे बैंकिंग, और टीजीटी पीजीटी और एसएससी और यूपीएससी में इससे बहुत हल्के लेवल के आते हैं। ये बहुत हाई लेवल का, मानो से अगर तुमने कर लिया तो अच्छी बात है, ये बहुत हाई लेवल है तुम्हारा यूपीएससी में, और जो और ज्यादा बड़े एग्जाम होते हैं उनमें इससे हल्की रीजनिंग आती है। एसएससी की रीजनिंग हाई लेवल है, सबसे जो हाई लेवल रीजनिंग आती है वो एसएससी की होती है ना। तो एक ये एसएससी और ये बैंकिंग का है क्वेश्चन। बैंकिंग में ये संख्याओं को ज्यादा खेल करवाते हैं, बहुत तुम्हें संख्याओं से उलझाएंगे, क्योंकि वहां पे तुम्हें संख्या देखनी है। एक भी तुमने लाख को उधर कर दिया तो रकम होगी तुम्हारी, तुमने बैठा दिया बट्टा पूरे बैंक का तो वहां जो तुम्हें जो दिखाएगा। अब ये देखो, कर लिया या किसने किसने कर लिया? इसका क्या आएगा, कैसे करा ये कैसे करा? हाँ मुझे बताओ। हाँ क्या सी? हाँ कैलेंडर में CAL, हाँ, दूसरे बारे में उल्टा कर दिया, LA कर दिया। मतलब उल्टा कैसे? सही है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, चलो तुमने सही कर दिया, कोई बात नहीं, अब समझ लो। ये वैरायटी है, ये वैरायटी जो तुम्हें खूब हद तक वैरायटी करा दी वो एक्स वाई वाली करा दी ना। अब देखो ये तो सेम हो गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब कोई नहीं, अब जब कह रहा था कह दिया, अब इधर देखो बस,
अब ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब ऐसे ही इसमें लगाएंगे, समझ गए? रीजनिंग में कुछ भी कैसे करो, लॉजिक बैठाओ। ये देखो इसके नीचे इसी तरह चलेंगे सी। अब इसको इधर ले आओ, आई को इधर, आर को इधर, यू को इधर, सी को इधर, ए को इधर, एल को इधर, आर को इसके नीचे। बन गई इक्वेशन। अब देखो कहाँ आ रहा है, सी आर आई सी यू ए एल आर, ये आ रहा है? ब्रिटेन है ना, सही है। समझ में आ गया? ये वेराइटी है, ये वेराइटी है। तुम देख लेना, लॉजिक लगा के अब समझ जाओगे कि ये हो सकता है ना? कितनी वेराइटियां है। अब उसके बाद में ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना, डी आर एल एल। देखो डी का कितना होता है 4, आर का कितना होता है मैं देख लेता हूं। इसमें आर का होता है हमारा 18, एल का कितना होता है 12, ए का 1, एल का 12। ठीक है। अब ये आना है 6 20 14 3 14। अब आया समझ उधर? +2 चल रहा है ना? नहीं नहीं, सिर्फ +2, -2 नहीं। ना 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 ना, देखो मैं बता रहा हूँ, ये को यहाँ +2 करे 6 हो गए, यहाँ +2 करे, यहाँ +2 करे, यहाँ +2 करे, ये कौन सा हो गया 14 3। अच्छा हाँ, इसमें +2 करे कितना हो गया 3, इसमें +2 करे, ये आंसर आ गया 6 20 14। ये तो ये आ गया। अब इसमें कर दो सी का कितना होता है, पहले इसकी वैल्यू लिख लो 3, ए की 1, एम की कितनी होती है भाई, एम की 13, ई की कितनी होती है 5, एल की कितनी होती है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। सी की है 3, ए की है 1, एम की है 13, 5 12, 5 एल की है 12। ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें 2 प्लस कर दो, कितना हो गया 5, इसमें 2 प्लस कर दो, इसमें 2 प्लस कर दो, इसमें 2 प्लस कर दो, इसमें 2 प्लस कर दो। वकार समझ में आया? देखो ध्यान से, ये जो संख्या है देखो वकार, ये तो समझ में आ गया ना? इसका लिंक कैसे बना, ये तो सेम आ गया तो ये भी सेम आ गया, ये इधर गया ये इधर गया, इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो, ये इधर गया ये इधर गया, इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो, ये इधर गया ये इधर गया, इसको इधर कर दो इसको इधर। जो इसकी रिलेशनशिप है वो इसकी रिलेशनशिप होनी चाहिए, है ना? और जो इसकी रिलेशनशिप है, अब तुम देखो यहाँ पे डी का वैल्यू 6 है अल्फाबेट में, यहाँ 2 करे, सॉरी 4 है तो 2 6 हो गए। यहाँ आर की जो वैल्यू होती है ना, जो नंबर होता है 1 2 3 टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। ए हो गया 1 और जेड हो गया 26, मतलब उस तरीके से सबकी वैल्यू। तो इसमें आर की वैल्यू 18 होती है। अब ये 18 में +2 कर दिए 20, इस 12 में 14। तो इसी तरह जो इनकी वैल्यू उनमें 2 प्लस करते हैं, ये रीजनिंग है। आई बात समझ? घर पे प्रैक्टिस करना 2-3 बार इसकी। उतार लो जल्दी, उतारो फटाफट, 1 सेकंड के अंदर मिटा दूं। मजा आया? ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ये भी ठीक है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते हो। पर लिखोगे ऐसे ना, इतना जितनी स्पीड से हमारे साथ लिखोगे नहीं, उससे जो है तुम्हें एग्जाम में जब बैठोगे, तो ये एग्जाम में बैठ रहे हो डेली, तुम जाओगे ऐसे जाओगे जैसे आज कोचिंग आ रहे हो, ऐसे तुम एग्जाम में चले आना बस 2 घंटे के लिए। 2 घंटे से ज्यादा खेल होता नहीं एग्जाम में किसी का भी। वो 2 घंटे में जिंदगी का फैसला कर देते हैं। या फिर पूरी जिंदगी जाना है नहीं जाना है, वो 2 घंटे बता देंगे अब आगे जाना है नहीं जाना है, या अभी और पढ़ाई करनी है, या और भी कोचिंग जाना है। मिटा दो बच्चों जल्दी से। स्वेब उतार लिया? उतारते रहो, शायद समझ में आए ना आए, एक दिन खुद ब खुद दिमाग शर्मा जाएगा, कहेगा नहीं बस यार अब तो ये बहुत मेहनत कर रहा है, अब तो मुझे आना चाहिए इसको। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन उधर कर लिया तुमने, कर लिया उम्मीद है। कैसे करता बताओ, बस लॉजिक बताओ तो क्या लगाया था तुमने मुझे? बहुत बढ़िया। मतलब प्रॉपर्टी क्या है इसकी बेसिक, उसे मतलब किस मेथड से, कौन सा मेथड लगाया है, टेक्निक कौन सी लगाई हो तुम बताओ? सही है, देखो सही है, पाइथागोरस थ्योरम बोलते बस, इससे ज्यादा कुछ मत बोलते। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पहले हिंदी में सुन लो। पाइथागोरस थ्योरम पहले लिख देता हूँ, उसके बाद बताऊं, नहीं तो कभी सब समझना, ध्यान से समझना। अब सबको समझने दो। देखो बहुत बड़ा एक मैथ का फॉर्मूला समझने जा रहा हूं, एक मैथ की एक आप समझ लो एक रूल समझने जा रहा हूं बड़ा, ध्यान से समझना। ये पहले कह रहा है अ मैन वॉक 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। मैंने कल समझा रहा हूं तुम्हें, डायरेक्शन एक डायरेक्शन है,
ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है। सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को देखते रहो। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ए मैन वॉक, वॉक माने चला, ए मैन वॉक 9 किलोमीटर, कितना चला 9 किलोमीटर, टुवर्ड्स माने की ओर, ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर कितना चला, नो, ईस्ट कितना किधर है, इधर, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहां से चला 9 किलोमीटर, ये माना ए, ये माना बी, यहां 9 किलोमीटर चल गया, ठीक है, पहुंच गए। अब उसके बाद कहता है 9 किलोमीटर चलने के बाद एंड देन 12 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ किधर है, नीचे सीधा साउथ, कितना चला, इतना मान लो 12, ये ए, ये बी, ये सी। अब बस इतनी सिचुएशन दे दी। अब हमारे दिमाग में आता है कि वो कह रहा है यहां से और यहां तक की दूरी पूछ रहा है वो, तो अब हम इसे पहले तो यूं मिलाएंगे, है ना, और अब हम इसे देखेंगे तो ये क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया एक। कौन सा ट्राइंगल, जिसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगती है, पाइथागोरस की थ्योरम, पाइथागोरस, ये तुम्हारी 10 में क्वेश्चन आएगा 100%, प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, 100% एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। जो लास्ट में क्वेश्चन होता है 6 नंबर के 5 नंबर के हाईएस्ट होता है, ये वही क्वेश्चन आएगा, तुम्हें प्रूफ दैट हाउ प्रूफ द पाइथागोरस थ्योरम, 10th का क्वेश्चन है ना, 10th में आता ही आता है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है सब समझ लेना, ये बहुत जगह काम आएगा। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी ना तुम्हारे पेपर में, तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे काम आएगा पाइथागोरस, बार बार काम आएगा। और 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं। पाइथागोरस क्या होता है पहले हिंदी में देखो, एक होता है समकोण त्रिभुज, हिंदी में राइट ट्राइंगल, पहले हिंदी में ये राइट ट्राइंगल होता है। तो इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, इसमें होता है, हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, नहीं 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 बोलो, हाँ नहीं, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, अब तुम बोल चुके बस मुझे बोलने दो। परपेंडिकुलर ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। हिंदी में भी सुन लो, पहले जरूरत तो नहीं पड़ेगी, हिंदी में छोड़ो। परपेंडिकुलर, लंबा जो यूं खड़ा होगा परपेंडिकुलर होता है, जो नीचे होता है उसे बेस कहते हैं, बेस, बेस भी खड़े होते हैं। और इस तरह जो स्लोपी होती है उसको हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेनियस किसी ट्रायंगल में सबसे बड़ा होता है। बात समझ आ गई, ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं पर ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। हो सकता है बराबर हो ना भी हो, है ना, ये बड़ी है छोटी भी हो सकती है, ये सबसे बड़ा होता है, इनमें बड़ा ही रहेगा ये, ठीक है। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्या होता है इसके अंदर, इसका रूल क्या है, समकोण में राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल, देखो ध्यान से, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, sorry, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the two other sides, equal to ये परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये थ्योरम है। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड्स। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो लंबों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण इसे बोलते हैं हिंदी में कर्ण, कर्ण इसे बोलते हैं समकोण, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तुमने पढ़ा हुआ है लंब, इसे लंब बोलते हैं, इसे बोलते हैं लंब। परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं आधार, बेस, भाई मेरा आधार तो ये है, घर का बेस, घर का आधार, घर की नींव, और ये हाइपोटेनियस है ना। कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो लंबों के योग के, ये जो समकोण त्रिभुज कर्ण है इसका जो वर्ग होता है इन दोनों के योग के वर्ग के बराबर होता है। अब इंग्लिश में इन अ राइट ट्राइंगल लिख लो, याद करना, इन अ राइट ट्राइंगल, इन अ राइट ट्राइंगल लिख लो, इन अ राइट ट्राइंगल, ऊपर लिख लेना पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट ट्राइंगल, in a right triangle the square of the hypotenuse, the square of the square the square of the hypotenuse, the square of the hypotenuse is equal to is equal to is equal to oh sorry is equal to the sum of is equal to the sum of sum assume sum of the square of sum of the square of square of
सबको लिखना है, ये जिंदगी की बड़ी कीमती बात चल रही है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, टू अदर साइड्स। अब तीन होती है ना एक राइट ट्रायंगल के अंदर। अब दोबारा से चेक कर लो एक बार और, गलती नहीं होनी चाहिए, सबके पास जाना चाहिए। इन अ राइट ट्रायंगल, एक बार चेक कर लो, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड्स। अब देखो यहां पे चित्र के, अब डायग्राम के थ्रू देखो, ये राइट ट्रायंगल है, इन ए राइट ट्रायंगल, ये ए, ये बी, ये सी। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर बेस का स्क्वायर। अब ये बात क्या कही मैंने, जो कही है उसको फॉर्मूले में देख लो, फिट करना। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल, इक्वल होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ, दोनों का सम ऑफ बेस प्लस परपेंडिकुलर। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड है ना, स्क्वायर रहेगा ना, ये और लिख लो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। अब ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, इससे सिंपल करके दुनिया में तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, ना समझाया होगा पाइथागोरस थ्योरम। अनस बिल्कुल समझ में आ गया, आया समझ में आ गया। अब भूलोगे नहीं तुम जिंदगी में, ये बहुत काम आएगी अभी आगे। अब बच्चों ये क्या था, कितना था ये, 12 किलोमीटर। अब देखो ये बन गया हमारा राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब तुम चाहे तो इसे ऐसे ही कर लो, या चाहे तुम, और देखो मैंने तुम्हें ये समझा दिया है, ये मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया, ये पी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, और मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया कि ये होता है, ये रूल है हमारा, स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखो यहां पर तुम ये देखो, ये क्या है, ये एच है, पी है, बी है, एच, ये क्या है, क्यों है एच, ये क्योंकि लेटी हुई है ना, ये बड़ी है, ये एच, ये इसके सामने वाली हाइपोटेनस होता है, जहां ये एंगल बना होता है इस एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये भी पहचान है। जहां ये एंगल बना होता है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी आएगा, तुम्हें ये यहां बीच में चलेगी, इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, दोनों का एरिया जब ये दे देगा, वो बाद में बताऊंगा, ज्यादा एडवांस हो जाएगा, अभी फिलहाल ये सीखना है, ठीक है। इतना समझ आ चुका है। अब क्या करना है, अब देखो हमारे पास ये एच नहीं है भाई, एच का स्क्वायर रख लिया, ये पी 12 है, 12 का स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर कर दिया, बी 12 12 में 144 प्लस 9 81, एच का स्क्वायर कितना हो गया, 225 है ना, ये हो गया 225। अब ये अगर स्क्वायर हटा दो तो ये अंडर रूट में चले जाएगा, वो तुम्हें सवाल में कल समझाया था मैंने, अभी फिर आएगा अगला सवाल, यही है, ध्यान से समझ लो, यही आ रहा है अगले सवाल में। यहां से जब हम इसका स्क्वायर हटाते हैं, इधर हम इसको अंडर रूट में कर देते हैं, और 15 × 15 बराबर 225, यहां से एक 15 ले लेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर को एक करने के बाद अंडर रूट खत्म हो जाता है। पूरा बेसिक से समझा दिया मैंने। अब ये बेसिक तुम्हारे हर सवाल में काम आएगा। 15 आंसर आ गया तुम्हारा, तो फिर आ गया होगा पहले ही। अब कोई ऐसा जिसे समझ ना आया हो, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, घर में प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अभी आएगा लगभग 15 दिन बाद, फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा, 15-20 दिन बाद फिर घूमेगा ऐसे क्वेश्चन कोई ना कोई। चलो नेक्स्ट चले, मिटा दूं, जल्दी जल्दी उतार लो फटाफट, ये पूरी बेसिक प्रॉपर्टी सारी उतार लो। देखो ये मेन तो ये था जो मैंने तुम्हें पहले बताया, थ्योरम, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड्स। वे मेन तो ये है, याद हो गया, किसी किसी याद हुआ है, सभी जरा सुना देना, अमीर सुना देना, सुना देना अल्तमस सुना देना जरा, मजा नहीं आ रहा, कल तक तो आ जाएगा, याद कर लोगे ना, एक बार गूगल से भी चेक कर लेना, जो तुम्हारी लिखने में गलती हो सुधार लेना। क्या एक बार सुना देना जरा, एक बार सुना देना जरा पढ़ के, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, घर पे जाके गूगल से चेक करके ध्यान से फेयर में साफ करके लिखना। तुम्हारा काम क्या है, जब तुम जाओ तो गूगल से भी चेक करो, जब जाओ तो गूगल से भी चेक करके साफ करके, ताकि तुम्हारे लिखने में कोई गलती हो तो उसे भी चेक कर लो। ये है पढ़ने का तरीका। मिठा दो इसे, अब बहुत ज्यादा टाइम खिंच रहा है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
उसे क्या कैसे करते वाला नहीं होता, घुमा फिरा के लगभग लगभग 1.5 साल से क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, 1.5 साल से बदल बदल के 4 पेपर में देखा मैंने सेम संख्या बदल के, और इतना सिंपल है कि बस तुम जाओगे टिक कर दोगे। देखो इसे भी देखो क्या है भाई, ये x प्लस वाई इक्वल टू 41, ठीक है। तो x माइनस 20 की पावर यह है 2021 प्लस वाई की पावर माइनस 21 2021, ठीक है। देखो ये है, इसे कैसे सोल्व करेंगे। तुमने देखो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब पढ़ रखी है ना, और तुम्हें पता है वो कैसे करते हैं। देखो इसका हमें वो करना फैक्टर, और ये देखो x ये है, y है, और हमारे पास x y है। अगर माना मैं x का 20 और y का 21 मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेड है, क्योंकि हमारे पास इसके जो फैक्टर होते हैं, तुम अगर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करोगे ना, x प्लस वाई माइनस 41 बराबर 0, क्वाड्रेटिक में ऐसा बन जाएगा ना। अभी तो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ इसका ऐसे करेंगे कि ये आना चाहिए, पर लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बस तुम ऐसे समझो। अब जब ये x हो गया 20, y हो गया 21, अगर यहां x की जगह रख देंगे 20 और प्लस y की जगह रख देंगे 21, माइनस ये ऊपर पावर है 20 21, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, पावर 0 0। और हर एग्जाम में वैरायटी में क्वेश्चन आया ये, सिर्फ 0 देख लिया आंसर 0, बस एक्साइटेड नहीं हो ना, हाँ आराम से देखना, ठीक है। रखेंगे 0 0 0 बस, क्योंकि 0 की पावर 0, 0 से घटाओ 0, 0 से गुणा करो 0 0 0 0, किसी के साथ रखो 0, है ना। जैसी सोसाइटी में खड़ोगे वैसे कहलाओगे, शराबी के साथ खड़ोगे तो शराबी कहलाओगे, कबाबी के साथ खड़ोगे तो कबाबी कहलाओगे, नेक के साथ खड़ोगे तो नेक कहलाओगे, हाफिजी के साथ खड़े होगे तो नमाजी कहलाओगे, है ना। इमाम साहब के साथ खिलाओगे, भाई इमाम साहब के बेटे हैं, शरीफ है। ये तुम्हें कल बताऊंगा मैं, आज के लिए इतना काफी है। या फिर भाई 20 में 21 में 21 कर दे, क्या जा रहा है, तो 21 लिख दे, क्या ये 21 है ना, 21 तो यहाँ नहीं, सही बात सही पकड़ी, खैर इसने बात तो सही पकड़ी, बात में कोई गलती नहीं, ये 21 है ना यहाँ, तो y तो 20 है। अबे भाई 21 की जगह 21 रख लिया, 21 की जगह 21 रख लिया, यहाँ पे x की जगह 20, x की जगह 20, दोबारा कर रहा हूँ इसकी वजह से दोबारा। चलो कल बताऊंगा ये वाला दोबारा, अब मिटा रहा हूँ, उतारा है नहीं उतारा है कोई बात नहीं। अरे आंसर 0 लगा दियो, ऐसा क्वेश्चन है, खत्म बात, देखिए बात, वो गलत ही नहीं हो सकता है। तुम देख लेना, तुम्हें देख के समझ में आएगा यार, ये तो पढ़ा रखा क्लास में करा दिया, वही हो जाएगी ना। तुम देख लो ना, जब ये दे दिया तो इसके फैक्टर कैसे करोगे तुम, 41 के फैक्टर क्या होंगे, 20 21 जोड़, और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये भी कर देंगे ऐसे ही, तो कुछ नहीं करने के, 0 करेंगे, खत्म बात, 0 बस, और कुछ नहीं। चलो उससे अगला देखो, एक बार फिर आगे एक बार और करवा देता हूँ, जानबूझ के दिया मैंने, ये आया कई बार, एक बार और कराता हूँ ताकि तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाए। सोल्व कर लिया था वैसे, चलो कोई नहीं, एक बार मैच कर लेना, तुमने कैलकुलेशन में गलती नहीं, फटाफट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो थोड़ी उसमें गलती हो गई थी ना, टाइपिंग में लिख दिया था मैंने 280 एक्स वाई बराबर 120, बहुत सिंपल है ना, यह एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। हमें पता है कि ये स्क्वायर लगा देते हैं, जिसने कल समझ लिया आज वो समझ लो, ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है। हमें ये चाहिए तो ये आ जाएगा, ये आएगा तो ये आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर का वो कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। उधर उधर बैठा कल से बीच में, यहां से दिखता नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, सवाल सही लिखा, कोई गलती तो नहीं गई, तुम जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं हूं, वो तो लग जाएगा, लिखने में तो कोई गलती नहीं, ठीक है। उसके बाद में इसे काट दो, इसे काट दो, वो अभी तुम्हें सिखाया ही है बिल्कुल जस्ट अभी, है ना, हाइपोटेनस वाले में सिखाया तुम्हें, बस ये हो गया। अब इनकी वैल्यू रखो और कुछ नहीं करना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है और एक्स वाई का ये है 280 माइनस 2 गुणा 120 बटे
280 प्लस क्या है 2 गुणा 120, ये 280 माइनस 112 24 240 बटे कितना हो गया टोटल कितना हो जाएगा 0 0 8 12 2 लगे 1 2 4 5 520 है ना। ठीक है अब यहाँ हो गया ऊपर कितना बचा 0 0 4 40 बटे 520, अभी अंडर रूट में चल रहा है ये पूरा सही है। कोई ऐसा तो नहीं जो समझ ना रहा हो। देखो 0 से 0 काट दो कोई दिक्कत नहीं, 4 एकम 4 4 तिया 12, ये हो गया 1 बटे अंडर रूट 13, 1 का स्क्वायर 1 बटे अंडर रूट 13, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो भाग भाग करोगे तुम, भाग भाग कैसे आयान समझ आ गया अनस, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बस तुम्हें ये दोबारा समझाना था मुझे, क्लियर है। कौन सा लास्ट वाला कौन सा है? अच्छा बहुत सिंपल है, बस देखने में लगते हैं क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन देखने में मैं बताऊँ इसका लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा। हाँ अब वो छोड़ दो उसे छोड़ दो, वो लंबा हो जाएगा। वैसे वो भी ठीक है, करा था वैसे हो पाया था, निकाल लिया सही तरीके से। अच्छा सही है वो भी तरीका ठीक है। मिटा दूं फटाफट, मिटा रहा हूं, जल्दी उतारो अनस जल्दी। 40 बटे 520 1 बटे 13 1 बटे अंडर रूट 13, हो गया कमल। काटो 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 जल्दी फटाफट फटाफट करो, नहीं कर पाओगे नहीं तो 1 बटे अंडर रूट 13। चलो जल्दी फटाफट। उसके बाद है जी अल्लाह हमारा भला करे, साथ में तुम्हारा भी अल्लाह मेरा भला करे, साथ में तुम्हारा भी, मेरा भी तो भला होना जरूरी है। कल से यार पेन ठीक करवाने तो देखो भाई ये है इफ, बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a रेशो b इक्वल टू 11:7 एंड b रेशो c, ये 7th क्लास का क्वेश्चन है पर लेकिन थोड़े टफ होते हैं ना। a b c का रेशो क्या है, a b c क्या चीज, नहीं नहीं अरे भाई ये मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है भाई, ये माइनस ये रीजनिंग नहीं है। देखो पहले इसका एक तो तुम ऑप्शन टैली करके कर लेना ये वाला क्वेश्चन, अगर आए उसमें अगर आए तो ऑप्शन टैली करके कि देखना ये और ये किस किस से कट रहे हैं, है ना। ये दे रखा ना ऑप्शन में 19 दे रखा, सॉरी 19, कि ये देखना किस किस से कट रहे हैं। देखो 11 से कौन सा कट रहा है, उसी के प्लेस पर देखो ऑप्शन नंबर ए 55 35 11, देखो 11 पंजे 55 और 7 पंजे 35 कट रहा है, 11 पंजे 55 7 पंजे 35 है ना। अगर तुम सेकंड में देखो तो 11 35 उल्टा हो गया, काट दो, बिल्कुल कट गया, नहीं कट आ सकता। उसके बाद सी देखो 35 हो गया तो भी नहीं कर सकता। उसके बाद डी क्योंकि 11 पंजे 55 ए तो ठीक है, बी गलत आ रहा है, इसमें 133 आ रहा है ना, जगह अलग हो गई। ये तो ये मेथड ऑप्शन टेली, तो आंसर है ए। दूसरा तरीका, हमें ए अनुपात बी रेशो सी ये निकालना है। अब निकलेगा कैसे, पहले तो हमें इन्हें बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर कैसे करेंगे, देखो यहाँ है 11 और 7, यहाँ है 5 और 19, ठीक है। अब ऐसे से मल्टीप्लाई करो जिससे इसमें कॉमन है बी, जिससे बी और बी, यहां पर बी का 5 है, यहां पर बी का 7 है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। हमें बराबर करना है एक कोइन में बी या बी कॉमन है तो बी को बराबर कर लेंगे। ये बड़ा मेथड बता रहा हूं जो शॉर्टकट था ये, कि देख लो सीधा सीधा कट रहा है नहीं कट रहा है, उसी प्लेस पे आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट्स इट। उसके बाद यहां पे कितने से गुणा कर दे, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना हो गया 5 सत्ते 11 पंजे 55, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इसमें भी 5 से गुणा कर दो, नहीं 7 से, यहां 7 से करो, यहां 5 से करेंगे तो बराबर हो जाएगा, है ना। यहां 5 से कर दी तो 55 और 35, यहां पे 7 पंजे इसी जगह 35,